रात का वक्त था। मैं एक मसरूफ सड़क पर एक बड़े से बंगले के सामने लगे एक दरख्त के नीचे बैठी थी। मेरे आंखों में आंसू थे और मैं अपने आप को काली चादर में छुपाए बैठी थी। अब मैं रोने के अलावा क्या कर सकती थी। जिस इंसान के लिए मैं घर से भाग गई, उसी ने मुझे धोखा दिया और कहा कि उसने किसी और से शादी कर ली है और मैं अब वापस जा भी नहीं सकती थी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे थे। जिस शख्स से मेरी शादी करवाई जा रही थी वह मुझे पसंद नहीं था। मैं तो घर से यह सोच कर निकली थी, मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत, मेरी रूह इस शख्स का है जिसने जब मैं मोहब्बत करती हूँ तो फिर मैं क्यों अपने आप को किसी के हवाले कर दूँ। यही सोचकर घर से निकली थी। अपनी तरफ से बड़ा तीर मारा था कि अपनी इज्जत बचाकर वफा करने के लिए निकली हूँ, लेकिन मेरी वफा, मेरी मोहब्बत का क्या सिला मिला। मैं सारी रात यहीं पर बैठी रहती। अगर कोई मुझे यहाँ देख लेता तो उसके बाद क्या होता। फिलहाल इस दरख्त में छुपी बैठी थी, लेकिन जब सुबह रोशनी होती तो सारे शहर वाले भूखे भेड़िए की तरह मुझे देखते। मैंने घर से बाहर कभी कोई रात नहीं गुजारी थी, और वह भी ऐसी जगह जहाँ मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। मैं किसी को नहीं जानती थी और मेरे साथ कोई नहीं था। मैं अकेली थी। रात का वक्त था और दिल में इतना बड़ा दुख, सारे ख्वाब टूट गए थे, सारी मोहब्बत, सब कुछ बिखर गया था। मेरे आंखों के सामने मेरी बर्बादी थी। ऐसा लगता था कि किसी ने मेरे वजूद को मेरे सामने आग लगा दी हो और मैं अपने आप को बचा ही नहीं सकती हूँ। जब मेरे सामने से दो औरतें गुजरी जिनके कपड़े बहुत ही ज़्यादा चमकीले और ज़रूरत से ज़्यादा मायूब थे। उन्होंने अपनी सलवार को बहुत ऊंचा करके बांधा हुआ था, जिसकी वजह से उनकी टांगें नजर आ रही थी, जो कि बहुत ही सफ़ेद थी। उन्होंने अपने मुंह में पान डाल रखा था। अचानक से एक औरत का पैर फिसला और उसने कहा कि मेरा जूता टूट गया, और उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। पहले तो वह डर गई और फिर अपनी सहेली से कहने लगी कि यहाँ कोई औरत बैठी है या फिर कोई परी बैठी है, कितनी खूबसूरत है। वह मुझसे पूछने लगी यहाँ क्यों बैठी हो। मैं उनका जवाब नहीं देना चाहती थी, पर मैं समझती थी कि वह दूसरी औरत नहीं थी, पर मेरे पास आकर बैठ गई और बार बार मुझसे पूछने लगी। मैंने उनको बता दिया। एक का नाम खुशबू था, एक का नाम सोनम। उन्होंने मुझसे मेरा नाम भी पूछा और कहा मुझे इस तरह से नहीं आना चाहिए था। मर्दों की बातों पर भरोसा नहीं करते। अब सारी जिंदगी बर्बाद कर ली ना। रात होने वाली है, क्या करोगी यहाँ पर। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता, मैं कहाँ जाऊँगी। फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, जबकि इस जगह को घर कहना मुनासिब नहीं था। वह घर नहीं था, वह दोनों तवायब थी और कोठे पर जा रही थी। वह शायद खुद वहां से चोरी चोरी निकली थी, लेकिन अब उनके कारोबार का वक्त शुरू हो गया था, इसलिए उन्होंने वापस जाना था। मैंने कहा किसी को पनाह देने के लिए कोठे पर लेकर जाना कुछ ज़्यादा ही अजीब बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास रहने की जगह यही है, हम तो तुम्हें वहीं लेकर जा सकते हैं। अगर तू यहीं पर बैठी रही तो यह सड़क ही तेरे लिए एक कोठा बन जाएगी। उससे अच्छा है कि तू हमारे साथ चल। मैंने कहा कि मैं उस जगह पर कभी नहीं जाऊंगी। मैं शरीफ बाप की बेटी हूँ। मेरी माँ बहुत ही नेक औरत है। अगर उनको पता चल गया कि मैंने उसी जगह पर रात गुजारी है तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। मैंने यह गलती ज़रूर की है, लेकिन और गलती नहीं करूँगी। मैं नहीं जाऊँगी तुम लोगों के साथ, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। उन्होंने कहा कि देख ले, हम बुरे लोग हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सबके साथ बुरा ही करते हैं और तुझसे मदद करने के लिए बात कर रहे हैं। तू मेरे साथ चल, हम तुझे मदद करने के लिए लेकर जा रहे हैं और हम वहां जाकर कौन सा काम पर तुझे लगा देंगे। हम तुझे छुपा देंगे, जब सुबह होगी तो स्टेशन तक छोड़ आएंगे। तुम अपने गांव चले जाना। मैं वापस जाना चाहती थी। बेशक मेरी माँ मुझे मारती, घर से निकाल देती, जो भी करती, मैं यहाँ पर रह नहीं सकती थी। मेरा इस शहर में कुछ भी नहीं था। कहते हैं कि कुछ लोग इतने चालाक होते हैं जो आपको खड़े खड़े बेच देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। क्या इन औरतों पर विश्वास करना चाहिए था, लेकिन उनकी बात भी तो ठीक थी। मैं सारी रात यहाँ पर बैठ नहीं सकती थी। कोई मुझे उठा भी ले जा सकता था, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। उन पर तो शायद मुझे शक हो जाता कि यह मेरे साथ कुछ बुरा करेंगी, लेकिन अगर यहाँ बैठ जाती तो यह बात यकीनी थी कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला था। मैं उनके साथ चली गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कमरे में छुपा दूंगी। यह एक छोटा सा कमरा था जहाँ वह लोग अपना राशन पानी रखा करते थे, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर गंदम की एक दीवार बनी हुई है, और उन्होंने कहा कि इसके पीछे हम तुम्हारा बिस्तर लगा देते हैं। तुम्हें देखेगा कोई नहीं, लेकिन तुम आवाज़ नहीं निकालना और बोलना बिल्कुल भी नहीं कि किसी की तुम्हारे ऊपर तवज्जो जाए। मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि
हम तुम्हारे साथ बैठ सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता है यहाँ पर कारोबार रात को ही शुरू होता है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। अब चुपचाप तुम यहाँ पर बैठी रहना, ईश्वर का नाम लेते रहना। अभी 24 घंटे ही नहीं गुजरे थे कि और मैं इस जगह पर आ गई थी। अपने घर में इज्जत से बैठी थी। मेरी शादी होने वाली थी। मेरे माँ बाप मेरी शादी की तैयारियां कर रहे थे और अब मेरी रात इस कोठे में गुजर रही थी। यहाँ पर मेरी इज्जत का खतरा था और मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी किसी तरह रात गुजर जाए। लेकिन इसके बाद सुबह होने वाली नहीं थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हमेशा शाम ही रहने वाली थी। इस जगह से अजीब से गानों की आवाज़ें आ रही है। कुछ ऐसे भी आवाज़ आ रही थी जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। किसने सोचा था कि एक दिन किसी ऐसे कोठे में रात गुजारनी होगी। यहाँ पर आने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मेरा दिल कर रहा था यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन बाहर में कैसे निकलती। यह जगह बहुत अंदर बनी हुई थी। हम मुख्तलिफ गलियों से होकर आए थे और मुझे रास्ता भी याद नहीं था। नींद आने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। मेरे ख्यालों में इस शख्स की बातें याद आने लगी जिसने मुझे कहा था कि वह हमेशा मेरा ख्याल रखेगा, मुझे दुनिया के सारे गम से बचाएगा। और आज उसकी वजह से मैं इस जगह पर बैठी थी और न जाने मेरे साथ क्या होने वाला था। थोड़ी देर के बाद मुझे किसी आदमी की आवाज़ आई और मैंने मुंह पर हाथ रख लिया। वह शायद सीढ़ियों से उतर रहा था और उसके उतरने का तरीका अलग था। लग रहा था जैसे एक सीढ़ी पर पैर रखेगा तो साथ ही नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसने शराब पी रखी थी और वह नशे में था। इसके साथ कोई औरत भी चल रही थी जिसके कपड़ों से छन छन की आवाज़ आ रही थी। उसने बहुत खुशबू वाला कोई परफ्यूम लगा रखा था, जो खुशबू सारे कमरे में फैल चुकी थी। सर तुम फिक्र नहीं करो, अगली दफ़ा आओगे तो मजीद खुश हो जाओगे। उसने कहा कि हाँ, जितना मुझे खुश होना चाहिए था उतना मैं हो गया हूँ, लेकिन पहले की बात और थी। यहाँ पर आकर भी वह बात नहीं होती है। उसने कहा कि फिक्र नहीं करो। वह आखिरी सीढ़ी से उतरने लगा। अचानक से उसका पैर फिसल गया और इस कमरे में आकर गिरा। उसका हाथ बोरी की दीवार पर लगा। वह बोरी की दीवार थी, कोई पत्थर बंद गाड़ी तो नहीं थी जिसके पीछे मेरी इज्जत महफूज होती। बोरियों की वह कमज़ोर की दीवार गिर गई और उस शख्स ने मुझे देख लिया और मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था और मुझे सर उठाकर देख रहा था। मैं भी ज़मीन पर ही बैठी थी और उस औरत ने भी मुझे देख लिया और उसके साथ 2 आदमी भी थे जो उसके चेले थे, पर उसके साथ ऐसे ही खड़े थे जैसे उसकी हिफाजत के लिए खड़े हों। बड़ी मालकिन, या तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा माल तो तुमने यहाँ पर छुपा रखा हुआ है और हमें भोली बकरा देती हो। देखो सही इसका कैसे हुस्न चमक रहा है। वह भी मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। वह एक भारी भरकम उम्र औरत थी जिसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी नाक कटी हुई थी। शायद उसकी नाक किसी ने काट दी थी, क्योंकि यह किसी हादसे का नतीजा नहीं लगता था। अच्छा सेठ, तू बोल, बता कितने देगा। मैं उस बात को सुनकर हैरान रह गई थी और वहाँ से भागने लगी कि इस औरत ने मेरी कलाई पकड़ ली। उसने मेरी इतनी मजबूती से पकड़ी कलाई कि मैं छुड़वा भी नहीं सकती थी। वह अपना काम कर रही थी, मेरी कीमत लगा रही थी। वहाँ खड़े खड़े मुझे बेच रही थी। उसने पूछा कि कितने पैसे देगा। उसने एक रकम बोली और मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा कि छोड़ो, मुझे जाने दो यहाँ से। औरत ने मुझे कहा कि चुप करके खड़ी रहे लाडो रानी, या कोई पार्क नहीं है। यहाँ तो अपनी मर्जी से आ गई है और अपनी मर्जी से चली जाएगी तो कौन है, यह जानने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है और मुझे पैसे कमाने हैं, इसलिए अपनी जुबान बंद रखो, मुझे मेरा काम करने दो। अब उसने सेठ से कहा कि इतने पैसे तो बहुत कम है, तू भी तो तजुर्बाकार इंसान है, इसे देखकर तुझे नहीं लगता कि यह कुंवारी नहीं है। सेठ उसकी बात पर खामोश हो गया। उसने कहा कि सोने की पहचान तो सबको ही होती है, चल तू भी क्या याद करेगी। उसके हाथ में जितने भी सारे पैसे थे उसने उस औरत की हथेली पर रख दिए और गले में पहनी हुई सोने की चेन निकालकर उसको दे दी। वह कहने लगे, क्या मेरे पास कुछ नहीं है। वह औरत खुश हो गई और उसने मुझे उस शख्स की ओर धक्का दे दिया। अब मेरा हाथ उस शख्स ने पकड़ लिया। उसने कहा कि ले तेरी हुई और दरवाजा बंद करके वहाँ से जाने लगी। मैं चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उस शख्स ने मुझे धक्का दिया और कहा कि बस ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं। मैं दरवाजा के पास चली गई और दरवाजे को दोनों हाथों से पीटने लगी। कोई दरवाज़ा खोलो, मुझे निकालो यहाँ से। यह कैसे मुमकिन था कि जी वह मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे थे, क्योंकि शायद यहाँ आवाज़ आना कोई नई बात नहीं थी। यह जगह लोगों से भरी हुई थी, लेकिन यहाँ पर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था।
जब मैंने पलटकर देखा तो वह आदमी मुझे भूखी नजरों से देख रहा था और मैंने उस शख्स को पुकारा जिसकी मोहब्बत मुझे यहाँ तक ले आई थी। मैंने कहा कि आर्यन आर्यन। सुबह हुई तो वह औरतें जो मुझे यहाँ लेकर आई थीं उनको भी मेरे बारे में पता चला। वह भी मेरे पास आई। मैं किसी जिंदा लाश की तरह बैठी हुई थी। वह मुझसे बातें कर रही थी पर मुझे कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। वह कह रही थी मुझे माफ़ कर दो, यह सब हमारी वजह से हुआ है। हमें तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ लेकर नहीं आते तभी तुम्हारे साथ यही होना था। हम कुछ नहीं कर सकते थे। खुशबू वहाँ से भाग गई और उस औरत को बातें सुनाने लगी। वह मेरी मेहमान थी। उसने कहा कि अच्छा, यह तेरे बाप का होटल है जो यहाँ मेहमान लेकर आती है। यह कोठा है, यहाँ पर कोई मेहमान नहीं होता। यह वही मेहमान होता है जो कीमत देता है। कोई औरत मुफ्त में नहीं बिकती। यह है इसके हिस्से के पैसे इसको दे देना। उसकी वजह से हमारी बहुत अच्छी कमाई हुई है, इसलिए इसका हक बनता है। हम लोग दुनिया के सताए हुए लोग हैं। दुनिया हमारा हक खा जाती है, लेकिन हम किसी का हक नहीं खाते और खूब बिक्री करवाई है उसने हमारी। नौकर को कह दो या कहकर हलवा पूरी या पानी पूरी अच्छा सा नाश्ता नीचे से लेकर आए। अपने अच्छे अच्छे जोड़े निकाल कर इसको दे दो। इसको कहो कि नहा धोकर कपड़े बदल ले और अच्छा नाश्ता करे, थोड़ा आराम करे। हम इतने भी जालिम नहीं, उस औरत ने कहा और हंसने लगी। खुशबू ने अपना सर पकड़ लिया था और कहा कि किसी की बेटी थी, किसी की मोहब्बत में आकर यहाँ आ गई थी। हम तो इसकी इज्जत बचाना चाहते थे। अगर यह यहाँ पर आ गई थी तो यह फर्ज हो गया था। इसके साथ भी यह सब कुछ होता। इतनी मोटी सी बात नहीं आती थी कि हम यहाँ पर काम करते हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन यूँ किसी की इज्जत लूट लेना कहाँ की इंसाफ है। औरत ने कहा कि इससे कह दो अब तो यह इसका घर है। यही वह जगह है जहाँ पर इस तरह की औरतों को भी कबूल कर लिया जाता है। और तुझे क्या लगता है कि तू हंसी खुशी उसके गांव भेज देती थी? उसकी माँ इसको फौरन गले से लगा लेती, किसी के अपने या तो घर से निकाल देते या फिर इस दुनिया से ही रहना कर देते। यह जिंदा रहेगी तो इसको भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। तुम दोनों वैसे भी बहुत काम चोर हो। चोरी चोरी करके गई थी ना यहाँ से। तुम लोगों को पता है कि अकेले यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन सैर करने निकली थी। पर मैं अब तुम दोनों को जाने से नहीं रोकूंगी अगर तुम वादा करो कि हर चक्कर इसी तरह की खूबसूरत लड़की लाओगी। अपनी शक्ल देखी है, तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। वह तुम सबकी हालत ख़राब हो गई है। खुशबू ने कहा कि हाँ, या तो कोई महल है जहाँ पर रहकर हमारी सूरतें निखार जाती हैं। यहाँ पर तो अच्छे भले इंसान की भी हालत ख़राब हो जाए। अच्छे भले इंसान को भी तुम लोग जिंदा लाश बना दोगे। तो फिर क्या उम्मीद रखती हो हमसे कि हम सब दिन ब दिन खूबसूरत होती चली जाएंगी? क्यों बच्चे वाली बातें कर रही हो? उसने कहा कि बच्चे वाली बातें तो तू कर रही है। लगता है वह डर रही है। अगर धंधे में आ गई तो तुम सबके ग्राहक काट जाएगी, फिर तुम लोगों को कौन पूछेगा? खुशबू को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि यह सब कुछ उस कोठे की बड़ी औरत ने किया था। अगर इसने अलीना को देख लिया था तो वह कम से कम एक बार पूछ सकती थी कि वह कौन है, कहाँ से आई है। लेकिन इसको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसको तो सिर्फ पैसे कमाने से फिक्र थी। वह एक ऐसी औरत थी जिसको पैसों के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता था। ये तो वही बात थी कि आप किसी भूखे भेड़िए से उम्मीद करें कि वह किसी आसान शिकार को छोड़ दे। भला ऐसे भी होता है क्या? खुशबू आई और सर पकड़कर बैठ गई। वह मुझे ऐसे ही देख रही थी जैसे यह सब कुछ मेरे साथ नहीं बल्कि उसके साथ हुआ हो। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। देख इसका क्या हाल कर दिया है। या भी तो बेचारी बदकिस्मत है। पहले अपने घर से भाग गई, फिर मोहब्बत ने धोखा दे दिया और अब इज्जत भी लुट गई। मेरे साथ भी यही हुआ था। एक दिन मेरा सब कुछ लुट गया था। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। एक ही दिन में मेरे सारे ख्वाब टूट गए थे। मेरा घर मुझसे छूट गया। मैं अपनी माँ की नज़रों में गिर गई। मेरी मोहब्बत ने मुझे धोखा दे दिया और अभी यहाँ आकर मेरी इज्जत भी लुट गई। मेरे पास अब जिंदा रहने की कोई वजह नहीं थी। कहते हैं कभी कभी मौत ज़िंदगी से आसान हो जाती है और मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे आर्यन की बातें याद आ रही थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें अपने हाथ का छाला बनाकर रखूँगा। तुमसे इतनी मोहब्बत करूँगा कि यह दुनिया हम पर रश्क करेगी। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। कभी भी कोई भी आज तुम पर नहीं आने दूंगा। तुम्हारे तरफ बढ़ने वाले हाथ को काट दूंगा। कितने वादे किए थे उसने मुझसे। मर्द की मोहब्बत उसकी जुबान नहीं होती। अगर वह अच्छी जुबान में औरत का दिल जीतना चाहता है तो फिर उसकी शक्ल और सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सबसे खूबसूरत इस दुनिया का मर्द होता है।
कहते हैं मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। इस बात में कितनी सच्चाई है या तो मुझे नहीं पता, लेकिन औरत के दिल का रास्ता उसके कानों से होकर गुजरता है। जिस मर्द को अच्छी बातें करना आता है वह औरत का दिल जीत लेता है। आर्यन ने इसी तरह अलीना का दिल जीत लिया था, लेकिन आज इसी शख्स की वजह से उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। इसलिए अब वह जीना नहीं चाहती थी। मैं अचानक से उठी और आसपास देखने लगी। वह मेरे पीछे भागी। शायद उसको समझ आ गया था कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मैं कोई चीज़ तलाश कर रही थी, कोई ऐसी चीज़ जिससे मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर सकूं। थोड़ी देर के बाद मुझे कांच का गिलास नजर आया। मैंने इसे तोड़ा और उसका एक टुकड़ा उठाकर अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद इन लोगों ने मुझे बचा लिया और 4 घंटे बाद मेरी आँख खुली। मैं कमरे में थी। मेरे बाजू में पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन अभी भी मेरे जख्म हरे थे। मैं फिर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं न जाने कितने दिन तक रोती चिल्लाती रही। क्या मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सज़ा मिली? मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे लगता था कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वह मेरी गलती की सज़ा थी। मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल गई थी, लेकिन यह नहीं पता था कि इतनी ही सज़ा और भी बाकी है। लेकिन इसके बाद भी मेरे साथ जो होने वाला था वह इससे भी ज़्यादा बुरा था। सुबह हुई तो वह औरत मेरे सामने बैठ गई और यह बताने लगी कि अगर मैं तवायफ बन जाऊं तो कितने फ़ायदे होंगे। उसने कहा कि अगर तू यहाँ से जाएगी तो यह दुनिया तुझे नोच कर खा जाएगी। अभी यह एक छोटा कोठा है और दुनिया एक बड़ा कोठा है। यहाँ अपनी मर्जी से सब कुछ करेगी, लेकिन पैसे मिलेंगे। पैसों से उसने पैसों का इशारा किया था। मैं इस तरह से उसे देख रही थी कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उसकी जान ही ले लेती। यही वह औरत थी जिसने मुझे खड़े खड़े बेच दिया था और मेरी कीमत लगाई थी। उसने कहा कि जिस तरह से मुझे देख रही है ना तू, तेरे इसी गुस्से पर भी हजारों मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे तुझको नहीं पता कि तू क्या चीज है। तू चलती फिरती कयामत है। हीरे को कहाँ पता होता है तू हीरा है। यह बात तो उसे जौहर ही बताएगा। और तू बिल्कुल सही जगह पर आई है। तुझे हीरा बनाऊंगी, तुझे क्रश कर इतना खास अहम बना दूंगी कि सब लोग तुझे जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक शख्स की मोहब्बत के लिए मरी जा रही है। इतने सारे आशिक मिल जाएंगे और क्या चाहिए एक औरत को। और वह हंसने लगी। शायद वह नहीं जानती थी कि औरतों को क्या चाहिए होता है। मुझे क्या चाहिए था? सिर्फ एक सच्ची मोहब्बत। लेकिन मुझे क्या मिला? मेरे आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने कहा कि रो रो कर अपना हुस्न खराब न कर। रोने से हुस्न खराब हो जाता है। जो हो गया है उसे भूल जा और आगे के बारे में सोच। मैं वादा करती हूँ कि दोबारा से तेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं होगी, लेकिन तुझे मेरी हर बात माननी होगी। इस औरत की बात सुनकर मैं अचानक से उठी, जैसे मैंने कोई फैसला कर लिया था। मैं उसकी तरफ गई और उसको एक ऐसी बात बताई कि उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मेरा बाप एक पुलिस है और मेरे माँ बाप उस कोठे पर आ गए थे और उस औरत को पकड़कर उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया था और उसके जो चेले थे उसको भी उनके साथ जेल में डाल दिया था। मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गई थी। मेरे माँ बाप ने मुझे फिर से कबूल कर लिया था। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।